हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। उत्तम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बात करेंगे। नेपाल में चीन की भू राजनीतिक पहल क्या थी, उसके बारे में बात करें। और 30 सितंबर 2023 से जितने भी इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा। साथ ही साथ नेपाल में चीन की भू राजनीतिक पहल, चीन नेपाल में संबंध क्या थी, भारत नेपाल में क्या संबंध है, नेपाल की 6 महीने की आर्थिक नाकेबंदी कैसी रही, चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कैसा रहा, तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में चीन और नेपाल ने व्यापार, सड़क संपर्क, सूचना प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिया है। मेरे दोस्तों, 12 समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नेपाल और चीन के बीच हस्ताक्षरित क्या क्या समझौते हुए हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए यदि तो नेपाल के राष्ट्रीय योजना आयोग जो है और चीन के राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग के बीच सहयोग के बारे में बात किया गया है। समझौता किया गया है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था निगम को बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही हरित और निम्न कार्बन विकास पर सहयोग दिया जाएगा। और उसके बाद कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी समझौता किया गया है। साथ ही साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भी सहयोग दिया जाएगा। साथ ही यह नेपाल चीन व्यापार भुगतान समझौते की समीक्षा के लिए तंत्र का भी समझौता किया गया है। और उसके बाद बात करते हैं नेपाल से चीन तक चीनी चिकित्सा के लिए पौधों से प्राप्त औषधीय सामग्रियों के निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी आवश्यकताओं में एक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किया गया। किस पर हस्ताक्षर किया गया है? फाइटोसैनिटरी आवश्यकताओं के एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया है। नेपाल ने चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल GSI में शामिल होने के चीन के नियंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इस बात का समर्थन करते हुए कि भारत, चीन और अमेरिका के बीच रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए संयुक्त सुरक्षा नेपाल के हित में नहीं है, ऐसा मानना है। फिर बात करते हैं हम चीन नेपाल संबंध की पूर्व स्थिति। चीन और नेपाल के संबंध में इसके पहले उसकी पूर्व कैसी स्थिति थी। यदि हम राजनीतिक के संबंध में बात करें, भू राजनीतिक संबंध के बारे में बात करें, नेपाल अपनी विदेश नीति की रणनीति के इस हिस्से के रूप में अपने दो पड़ोसियों भारत और चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ हाल ही के वर्षों में नेपाल ने चीन का प्रभाव, यानी कि नेपाल में चीन का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया। सितंबर 2015 से भारत द्वारा नेपाल की लगभग 6 महीने की आर्थिक नाकेबंदी ने चीन को देश में तेज़ी से प्रवेश करने का मौका दिया। ठीक है। फिर चीन ने नेपाल की राजनीति में आक्रामक हस्तक्षेप करने के साथ दो कम्युनिस्ट पार्टियों, माओवादी सेंटर तथा दूसरा क्या है, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट को एक साथ लाने में भूमिका निभाई है। नेपाल में कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ चीन के ऐतिहासिक संबंध हैं। विशेष रूप से नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के साथ जो नेपाली राज्य के खिलाफ 1 दशक लंबे सशस्त्र विद्रोह में शामिल थी। इस अवधि के दौरान माओवादी आंदोलन के चीन से वैचारिक, तार्किक और यहाँ तक कि सैन्य समर्थन प्राप्त हुआ है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि इसकी आर्थिक सहयोग कैसी रही। तो व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए चीन एवं नेपाल के बीच आर्थिक सहयोग में तेजी देखी गई है। साथ ही साथ क्रॉस हिमालयन रेलवे, बंदरगाह और पन बिजली संयंत्र जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ ही नेपाल की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे रही है। साथ ही साथ बात करें, नेपाल ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में रुचि व्यक्त की है, जिसका लक्ष्य बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी और व्यापार सुविधा में सुधार करना है। यदि हम बात करें सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग की, तो चीन और नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं और क्षमता निर्माण सैन्य प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं। चीन ने
अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करते हुए नेपाल को सैन्य सहायता प्रदान की है। और चीन, अगर बात करें चीन और नेपाल के बीच कैसा मुद्दा रहा, तो आपने नए मानचित्र में चीन ने नेपाल के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भूमि के एक हिस्से की पहचान करने से इनकार कर दिया। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर नेपाल ने दावा किया था कि वर्ष 2020 में अपने मानचित्र में से इसे चित्रित किया था। ठीक है, साथ ही साथ यदि हम बात करें नेपाल में चीन की बढ़ती उपस्थिति का भारत पर कैसा प्रभाव है, तो सुरक्षा की चिंताएं की बात करें कि सुरक्षा की किस प्रकार की उनको चिंता हो रही है, तो नेपाल में चीन का बढ़ता प्रभाव संभावित रूप से भारत के लिए रणनीतिक घेराबंदी का कारण बन सकता है, क्योंकि यह देश में अपनी उपस्थिति मजबूत करता है जो भारत के साथ लंबी सीमा साझा करता है। इससे भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई है। संसाधनों तक पहुंच की बात करें कि इन लोगों की संसाधनों तक कहां तक की पहुंच है, तो नेपाल में चीन की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं आर्थिक जुड़ाव भारतीय निवेश तथा आर्थिक हितों के साथ प्रतिस्पर्धा का कारण बन सकती है, जिससे क्षेत्र में संसाधनों और बाजारों तक भारत की पहुंच प्रभावित हो सकती है। बेल्ट एंड रोड पहल BRI और कनेक्टिविटी की पहले हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसमें हम उसके बारे में बात करेंगे कि इसके परिणामस्वरूप भारत के लिए कैसी हानि रही। BRI भारत के हितों की हानि होगी या कुछ और होगा। तो चीन की BRI में पहल नेपाल की भागीदारी से चीन समर्पित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जिससे व्यापार के लिए चीन पर नेपाल की निर्भरता बढ़ेगी। परिणामस्वरूप भारत के हितों को यह हानि होगी। क्षेत्रीय समन्वयन को लेकर की क्या चुनौतियां हैं, पहले हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चीन के साथ नेपाल की घनिष्ठ संबंध दक्षिण एशिया में चीन को रणनीतिक मजबूती प्रदान करते हैं, जिससे संभावित रूप से चीन को अपनी सीमा से परे शक्ति पर प्रभाव दिखाने की अनुमति मिलती है। चीन की मजबूती भागीदारी से बात करें, नेपाल में चीन की मजबूती भागीदारी से भारत के लिए क्षेत्रीय प्रतिक्रियाओं और पहलों को प्रभावी ढंग से समन्वित करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बात करते हैं नेपाल की सामरिक महत्व क्या थी, तो उस समय नेपाल की 5 सीमा भारतीय राज्यों से बिलोंग करती है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार से लगती है। इसलिए नेपाल साझे सांस्कृतिक एवं आर्थिक आदान प्रदान एक प्रमुख बिंदु बना हुआ है। नेपाल भारत की हिमालयी सीमाओं के मध्य में स्थित है और भूटान के साथ यह उत्तरी सीमावर्ती पार्श्व भाग के रूप में कार्य करता है। साथ ही यह एक चीन द्वारा किसी भी संभावित आक्रमण के खिलाफ बफर राज्य के रूप में कार्य करता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि यह रक्षा सहयोग कैसा रहेगा नेपाल के लिए। तो भारत क्या है, भारत उपकरण आपूर्ति प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही नेपाल सेना को उसके आधुनिकीकरण में सहयोग करता है। अब भारत नेपाल बटालियन स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन भारत और नेपाल द्वारा बारी बारी से किया जाता है। इसके अंतर्गत वर्तमान में नेपाल के लगभग 32,000 गोरखा सैनिक भारतीय सेना में सेवारत हैं। आर्थिक सहयोग की बात करें कि भारत नेपाल की आर्थिक सहयोग कैसे करती है, तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है। नेपाल भारत का 11वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी माना जाता है। कुल स्वीकृत प्रत्यक्ष की बात करें तो विदेश में निवेश जो हुई है 30% से अधिक का योगदान साथ रहा। भारतीय कंपनियां नेपाल में सबसे बड़े निवेशक में से एक हैं। बात करते हैं 1950 की शांति और मित्रता की संधि जो हुई थी नेपाल और भारत के बीच, तो यह संधि दोनों देशों के बीच में निवास, संपत्ति, व्यापार, आवाजाही के संदर्भ में भारतीय तथा नेपाली नागरिकों के साथ पारस्परिक व्यवहार को बढ़ावा देती है। जो यह संधि मित्रता की संधि हुई थी वो हमारे इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देती है। विद्युत क्षेत्र के सहयोग में बात करें, जून 2023 में भारत और नेपाल ने एक दीर्घकालिक व्यापार कौन सा व्यापार, विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें आने वाले वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट विद्युत की आयात का लक्ष्य रखा गया है। फुकुट कर्णाली जल विद्युत परियोजना और लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए भारत के नेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC तथा नेपाल के विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी के साथ आगे की राह के बारे में बात करें तो
चुनौतियों को कम करने के लिए भारत को नेपाल के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना, विकास में सहयोग करना, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने तथा लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और इसके अतिरिक्त भारत को नेपाल में बढ़ती चीनी प्रभाव को संतुलित करने और क्षेत्र में स्थिरता तथा समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बहुपक्षीय पहल एवं क्षेत्रीय सहयोग पर काम करना चाहिए। इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में कूटनीति, संवाद व सहयोग की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है।